कहानी है मर्द या नामर्द भाग 2। अगले दिन सुबह पूरा परिवार साथ चाय पी रहा था। संडे था इसलिए किसी को कोई जल्दी नहीं थी। चुप्पी तोड़ते हुए पूर्णिमा जी बोली, मीरा, तुम अपने मायके में इस रिपोर्ट का जिक्र न करना। अब तुम इस घर की बहू हो। यहाँ की इज्जत तुम्हारे हाथ है। मीरा ने सहमति में सर हिलाया, मगर माँ के मुंह से ये सुन सुबोध शर्मिंदगी से नीचे देखने लगा। और इस बीच ऋतिचंद जी अखबार टेबल पर रख खड़े होते हुए पूर्णिमा जी से मुखातिब होकर बोले, वैसे परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। ये समस्या वर्धमान की भी तो थी, लेकिन फिर प्रताप ने गंगा भाभी की मदद की थी। आज देखो पूरा परिवार खुश है। ऋतिचंद जी अपनी बात कह जा चुके थे और उनकी बात सुन माँ बेटे ने एक दूसरे को झेपते हुए देखा और फिर मीरा को। मीरा के चेहरे पर एक सवालिया निशान था। उसे समझ नहीं आया कि इस बात का मतलब क्या था। दरअसल वर्धमान और प्रताप ऋतिचंद जी के चचेरे भाई थे। वर्धमान जी की पत्नी गंगा को जब शादी के 7 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए तो वर्धमान जी अपने छोटे भाई प्रताप की मदद से बाप बने। पूर्णिमा जी से ये कहानी सुन मीरा एकदम कांप गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। सुबोध को भी कुछ समझ नहीं आया कि इस बात पर क्या बोलें। तीनों ने चाय की चर्चा खत्म कर वहां से उठना ही बेहतर समझा। अगले कुछ दिन घर में मायूसी छाई रही। चारों लोग बस औपचारिकता भर की बात करते। सुबोध के दफ्तर जाते ही पूर्णिमा जी और ऋतिचंद अपने कमरे में टीवी के आगे व्यस्त रहते और मीरा घर के काम में खुद को व्यस्त कर लेती। इस बीच सुबोध ने इंटरनेट पर और शहर की कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक्स में सर्वे कर पता किया कि उसके इलाज में कई लाख खर्च होंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि मीरा उसके बच्चे की मां बन पाएगी। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए तो और भी महंगा इलाज था। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए उतना पैसा खर्च करना कतई आसान नहीं। सुबोध पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करने लगा। आखिर अब न शरीर से और न पैसे से वो अपनी मर्दानगी खरीदने में सक्षम था। अब तक मीरा को भी इलाज के खर्च का पता चल गया था। वो भी जाहिर तौर पर लाचार महसूस कर रही थी। एक दिन सुबह चाय पीते हुए बड़ी हिम्मत कर मीरा बोली, अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं बच्चा। मीरा की बात सुन तीनों उसे घूरने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता ऋतिचंद जी आवाज में सख्ती लाकर बोले, किसी का गंदा खून हम अपने खानदान में नहीं लाएंगे। और ये जान लो इस समस्या के डॉक्टरी इलाज विलाज में कुछ रखा नहीं है। बदनामी घाटे में, किसी की मदद से कर लो। हम दोनों को ऐतराज नहीं। अब तुम दोनों तय करो क्या करना है। अगर हमारी और घर की इज्जत का ख्याल है तो इस घर का अब एक चिराग लाओ। मीरा के सास ससुर ये बोलकर चले गए। मीरा ने एक नज़र सुबोध को देखा। वो चुपचाप उसी को देख रहा था। कुछ पल बाद बोला, अडॉप्ट करने में मेरी भी बदनामी होगी। सब मुझे नामर्द समझेंगे। जान जाएंगे। सबकी भलाई इसी में है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। ये सुन मीरा बोली, मगर कैसे प्रेग्नेंट हो जाऊं मैं? सुबोध ने अपनी असहजता छिपाने को मुंह फेरते हुए बोला, मुझे ऐतराज नहीं अगर तुम किसी की मदद लेती हो प्रेग्नेंट होने में। आई विल ट्रस्ट यू। ये कहकर सुबोध भी वहां से चला गया और अब मीरा न सिर्फ अकेले बैठी थी बरामदे में, अकेला महसूस भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा को अचानक इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस होने लगी। खानदान की इज्जत, पति की बदनामी और ऐसी तमाम बातों में वो एक बार फिर भूल गई कि वो एक औरत पहले और किसी की बहू और किसी की पत्नी बाद में है। यकीन करना मुश्किल है लेकिन मीरा को भी प्रेग्नेंट होने में किसी की मदद लेना ही एक वाजिब तरीका लगा। मगर अब सवाल था मदद आखिर कौन देगा? किससे मांगी जाए मदद? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अगर कुछ सूझ रहा था तो वो था किसी की मदद से प्रेग्नेंट होना। उसे लग रहा था मानो बस उसे किसी कड़वी दवा का एक घूंट पीना है और फौरन नतीजा हाजिर होगा। उसे इस बात का कतई एहसास नहीं हुआ था, या शायद सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि इस मदद का मतलब किसी गैरमर्द से हमबिस्तर होना है। एक बार नहीं, शायद कई बार। किसी विवाहित महिला का प्रेमासक्त होकर या कामेच्छा से किसी पराये पुरुष के साथ हमबिस्तर होना एक बार को समझ आता है, क्योंकि ये महिला की निजी सोच और उसकी भावनात्मक और यौनिक स्वतंत्रता की बात है। लेकिन किसी विवाहित महिला का किसी पराये पुरुष के साथ सिर्फ इसलिए हमबिस्तर होना क्योंकि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, ये समझ और नैतिक व्यवहारिकता से परे है। इन सब विचारों से दूर मीरा सुबोध के पास जाकर बोली, सुबोध, मैं किसी की मदद लेने को तैयार हूँ। सुबोध के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई, मगर वो मुस्कान पत्नी के प्रेम,
त्याग और बलिदान के सम्मान वाली नहीं थी, वो मुस्कान जीत वाली थी। मोंटू के बारे में क्या ख्याल है? सुबोध ने कुछ झिझकते हुए पूछा। मोंटू भैया। यह नाम सुन मीरा एकदम घबरा गई और उसकी आंखों से झरझराकर आंसू बहने लगे। जिसे भैया कहती हो और शायद मानती भी हो, उस देवर से ऐसी मदद लेने का मतलब मीरा को अब समझ आने लगा था। मीरा गर्दन झुकाए चुपचाप बस आंसू बहाए जा रही थी। आंसुओं के रूप में वो शायद अपनी लाज, शर्म, नैतिकता और इज्जत से निजात पाना चाह रही थी, क्योंकि ससुराल की इज्जत और पति की मर्दानगी और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जरूरी था। जब पति उसका परमेश्वर था और ससुराल उसकी सामाजिक पहचान। मीरा चुपचाप मान गई कि किसी गैरमर्द के साथ अपनी रातें बिताना परिवार की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। सुबोध ने मीरा की पीठ सहलाते हुए खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मोंटू तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट हम दोनों की तो हमेशा से ये इच्छा थी। मीरा को ये कुछ अजीब लगा तो वो सुबोध का चेहरा देखने लगी। सुबोध हंसकर आंख मारते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ और मैं पीनल के साथ। एक बार हो जाएगा तो फिर आगे के लिए आसानी हो जाएगी। आजकल तो स्पाउस स्वैपिंग कॉमन है। मीरा के आंसू बहना अचानक रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरे मानो पत्थर सा हो गया हो। काटो तो खून नहीं। उसकी ऐसी हालत तो होनी ही थी। आखिर उसके परमेश्वर के पैर मिट्टी के जो निकले। उसके आंसुओं से भीगकर शायद उस मूरत की मिट्टी गीली हो गई और वो मीरा की आंखों के सामने उसकी नजरों से गिर गई। जिस पति के लिए वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थी, वो पति तो दरअसल अपनी घटिया हरकत के लिए उसका इस्तेमाल करना चाह रहा था। मीरा में अचानक बिजली की तेजी आई और उसने एक झन्नाटेदार तमाचा सुबोध के गाल पर रसीद किया और बोली, तुम वाकई नामर्द हो। मैं किसी नामर्द के साथ नहीं रह सकती। सुबोध गाल पर हाथ रख उस तमाचे की गूंज में नामर्द का शोर सुनता रहा। और उसी तमाचे की शांति में मीरा खुद को ससुराल की उस काल कोठरी से निकालने चल दी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।